नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवशा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं डॉक्टर तुलसीराम द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा का पहला खंड मुर्दिया। इस मुर्दिया में जो आया हुआ कथा सारांश है, उस कथा सारांश को हम एक वीडियो में देख चुके हैं। आगे का भाग आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए मुर्दिया में आगे क्या होता है इसको हम देखेंगे। 1959 की गर्मियों के दिनों में उनके पिताजी हमेशा समझाते थे, उनके यानी जो लेखक के, अब पढ़ना बहुत हुआ, हरवाई करके जो कुछ काम करना है वह कर लो। लेखक का अंग्रेजी के प्रति आकर्षण था, क्योंकि उस जमाने में अंग्रेजी बोलने वालों को महान समझा जाता था। इस कारण लेखक भी अंग्रेजी सीखना चाहते थे, किंतु स्कूल छूटने का भी उन्हें डर था। लेखक की छुट्टी के दिन कैसे बीते उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से लिखा है। अकाल के कारण पशु पक्षियों की मृत्यु हो रही थी, उसी मरे हुए पशुओं की खाल निकालकर वह बेचते थे। लेखक अपने चाचा के साथ गाय की खाल निकालने के लिए जाते थे। गाय की चमड़ी जो निकालते समय जो पूरी प्रक्रिया होती थी, उस पूरी प्रक्रिया का वर्णन भी इसमें लेखक ने बताया है। किस तरह मांस लाने के लिए आकाश में जो गिद्ध घूमते थे, इसका दृश्य इसमें मिलता है। इसी अकाल के कारण गांव के लोग जो अपना गांव छोड़कर बाहर काम करने के लिए जाते थे, उनकी घरवालियां उन्हें चिट्ठियां लेखक से लिखवाती थी। इस कारण लेखक की बहुत मांग बढ़ गई थी। चिट्ठी लिखकर देना, पढ़कर सुनाना, ये सब होता था। इन गर्मी के दिनों में काम करके कुछ पैसा इकट्ठा करते थे, ताकि वह आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। जब लेखक की छुट्टियां 2-4 दिन की रह गई, लगातार 2 साल के सूखे के बाद बादल गरजने लगे थे। लोग घरों से बाहर निकलकर देखने लगे थे। विशेष रूप से इस अवसर पर दलित नृत्य होने लगे थे। घर में लेखक की पढ़ाई पर चर्चा होती थी। दादी की जिद पर 4 आने फीस मिलती है, जो 6ठी कक्षा की फीस रहती है। 6ठी कक्षा में दाखिला होता है। लेखक को वहां अंग्रेजी भाषा की शिक्षा लेनी थी। अंग्रेजी के प्रति पहले लगाव के कारण वे जल्दी अंग्रेजी की भाषा को अर्जित कर पाते हैं। अच्छी बरसात के कारण गांव का माहौल बदल चुका था। हर तरफ खुशहाली नजर आ रही थी। इस आत्मकथा में चमारों या दलित वर्गों की स्थिति दिखाई गई है। इस आत्मकथा में लोकगीत परंपराएं ज्यादा दिखाई देती है। शादी विवाह के अवसर पर नौटंकियों का आयोजन होता था। अकाल गया तो दलित बस्तियां लोक कलाओं से गुलजार हो गई थी। लेखक अपने लोकगीतों के उदाहरण भी इसमें देते हैं। लेखक 1960 जुलाई में 7वीं में चले जाते हैं। इनकी अंग्रेजी शिक्षा बढ़ती गई। तत्कालीन समय परीक्षाओं का प्रचलन तिमाही, 6माही, सालाना ऐसा था। घर पर पैसे मांगे तो मुन्नर चाचा कहते थे कि फीस ले जाकर यह पकौड़ी खाता होगा। इस झूठे आरोप के कारण लेखक घर से भाग जाने के बारे में भी सोचते हैं। दूसरे दिन अपने घर से स्कूल के लिए चले गए और मुर्दिया के पास गाय भैंस चराने वाले से कहा कि वे किताबें लाने बाजार जा रहे हैं। यह कहकर वे 15 किलोमीटर दूर दुल्हपुर नामक रेलवे स्टेशन पर गए। पहली बार लेखक ने रेलगाड़ी देखी थी, लेकिन आधे रास्ते में ही उनके पांव थरथराने लगे, क्योंकि उनके पास तो पैसे भी नहीं थे। क्या खाना और क्या पहनना, क्या जो कहाँ रहना, यह समस्या उनके सामने थी। चलकर भूख भी लगी थी, सो गन्ने के खेत में घुसकर गन्ना खाने लगते हैं। बहुत समय हो गया तो रात को वह कहाँ सोएंगे, इसके बारे में सोचते हैं। अपने चचेरे भाई गोकुल भैया का जो ससुराल करीब 1.5 किलोमीटर था, वही जाकर लेखक रात काटते हैं। गरीबी के कारण गोकुल भैया की ससुराल में भी जल्दी खाने का इंतजाम नहीं कर सके, क्योंकि बहुत देर बाद उन्होंने खाने का इंतजाम किया था। लेखक का वहां अचानक जाना वह तुरंत समझ लेते हैं। जैसे तैसे रात काटने के बाद लेखक सुबह मुर्दिया के जंगल के पास वन में आते हैं। डर तो उन्हें बहुत लग रहा था। गांव का एक आदमी वहां लेखक को बैठा देखकर उसे घर चलने की जिद करने लगता है। लेखक रोने लगते हैं। लेखक का हाथ पकड़कर वह आदमी गांव की तरफ चला जाता है। जाते समय चुपचाप भी नहीं रहता, ढोल बजाते हुए गांव वालों को इकट्ठा करता है। गांव के असंख्य लोग लेखक के घर पर जमा होने लगते हैं। लेखक की माँ लेखक को देखकर और उसके घर वाले सब रोने लगते हैं। लेखक ने या लेखक के चाचा उन्हें डांटने को भी नहीं कहते, क्योंकि वो कहते कि इसको मत डांटना, अगर इसको आप डांटा तो ये फिर से घर से बाहर
चला जाएगा। अगर उस पर गुस्सा किया तो ये फिर से भाग जा सकता है। इसलिए कोई उस पर नाराज नहीं होता। लेखक के पिता जो उन्हें ही ढूंढने उनके ननिहाल गए थे, शाम को वापस आने के बाद लेखक को देखकर खुश हो जाते हैं। लेखक को कोई कुछ भी नहीं बोलता। अंधविश्वासी माहौल का भी उदाहरण और एक हमें दिखाई देता है, जिसमें लेखक कहते हैं कि उनकी माँ को रात को देखना बंद हो गया था, तो तरह तरह की घरगुती उपाय किए जाते हैं। दवा टोटके, रात को रतोनी नामक जो पुकारना या ढूंढना, ऐसी क्रियाएं चलती थी। यह करने से आंखें ठीक हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था। स्कूल में लेखक की पढ़ाई जोरों से चल रही थी। गणित, अंग्रेजी पर लेखक की काफी अच्छी पकड़ बैठ गई थी। लेखक ने इस अपनी आत्मकथा में एक पंडित की लड़की की छोटी सी कथा बताई है। लेखक के जो पिताजी थे, पंडित जी के यहाँ हलवाई का काम करते थे। उनकी बेटी आशा लेखक के लगभग हम उम्र की थी, किंतु उसकी पढ़ाई देरी से शुरू होने के कारण इसलिए वह कक्षा 5 में पढ़ रही थी। लेखक एक दिन स्कूल जाते समय नाला पार करने के लिए उसकी मदद करते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में नाले में बहुत पानी आ जाता था। छोटी छोटी लड़कियां जो तत्कालीन समय में साड़ी पहनती थी, इस कारण नाला पार करते समय उन्हें दिक्कत होती थी। लेखक अपने कंधे पर बिठाकर उसकी मदद करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि गाँव में लेखक और आशा के बारे में तरह तरह की चर्चाएं होती है। पंडित जी अपनी बेटी का विवाह करके उसे दूसरे गांव भेज देते हैं। उस लड़की की पढ़ाई बंद करके उसकी शादी करवा देना लेखक को बहुत बुरा लगता है। गांव में एक नट परिवार रहता था। उस परिवार की नटिनिया को लेखक अंग्रेजी के कुछ वाक्य सिखाती थी। वह सिखाने के लिए लेखक के पीछे लगती थी। लेखक किसी को भी सिखाने के लिए तत्पर रहते थे। लेखक ने एक दिन नटिनिया के लिए सांप को मार दिया, ऐसे गांव में चर्चा हो रही थी। असल में ऐसा हुआ था कि जब जंगल में लेखक अपनी भैंसों को चराने गए थे, नटनिया नाले के पास से चिल्लाती हुई भाग रही थी। जब लेखक ने देखा तो सांप विषहीन समझकर उसे मार डाला। बाद में पता चला कि वह विषधारी सांप था। गांव में अंधविश्वासों के चलते सांप को मार दिया तो नागिन अब भूत बनकर उसका बदला लेगी, ऐसी उन लोगों की धारणा थी। इस कारण लेखक के मन में भी भूती नागिन के प्रति डर बैठ जाता है। डर के कारण लेखक को बाहर सोने भी नहीं दिया जाता है। इस घटना ने लेखक को घोर अंधविश्वासी बना दिया था। लेखक के चौधरी सुमेर चाचा बीमार पड़ जाते हैं, तो गांव के लोग या गांव के शंकर भगवान की मृत्यु पर 1100 कमल के फूल चढ़ाने हैं और 9 दिन तक गायत्री मंत्र का जाप कराना है और 9वें दिन 501 ब्राह्मणों को भोजन देने के बारे में कहा गया था। यह सब करने के बाद भी सुमर चाचा की आखिर मृत्यु हो जाती है। कर्मकांड, अंधविश्वास के चलते चाचा की मृत्यु हो जाती है, ऐसा लेखक कहते हैं। लेखक ने अपने माता पिता के रिश्ते के बारे में भी लिखा है। लेखक की माँ बस्ती के सभी लोगों से बात करती थी, किंतु लेखक के पिता अपनी पत्नी पर शक करते थे, कभी कभी पीटते भी थे। एक बार ऐसे ही माँ को पीटता देख पिता के विरोध में लेखक खड़े होते हैं। दोनों पिता पुत्र में झगड़ा होता है। अपने पिता से वे इस बात को लेकर नाराज रहते हैं। इस झगड़े के बाद पिता ने लेखक के सामने झगड़ा करना बंद कर दिया था। गांव में तरह तरह के धान खेती के बारे में जो उपाय उपयोग में लाए जाते थे, उनका भी सविस्तार वर्णन इस आत्मकथा में मिलता है। गांव से मुर्दिया के रास्ते बाजार जाते समय लगने वाला लेखक को डर, वहां का वातावरण, इसका वर्णन भी इसमें आता है। पेड़ों की रक्षा के प्रति गांव के लोगों में अनोखी संवेदनशीलता थी। पेड़ काटने से गांव की स्त्रियां दुखी हो जाती थी। लेखक ने अपनी आत्मकथा में 1962 के आम चुनाव का वर्णन भी किया है। चुनाव के समय गांव का माहौल बदल जाता था। तरह तरह की गांव में चर्चाएं होती थी, जिसमें गांव के सारे लोग शामिल होते थे। गांव में जब शादियां होती थी, ब्राह्मणों में शादियों में शास्त्रार्थ की परंपरा होती थी। ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ देखकर दलितों में भी ये प्रथा शुरू हो गई, जिसमें शास्त्रार्थ करने के लिए लेखक को आगे किया जाता था। पहले पहले लेखक को डर लगने लगा था। जैसे जैसे उनको अनुभव हुआ कि बिना डरे शास्त्रार्थ करते समय या कैसे करते हैं, जिस वजह से उनका मान सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया था। लेखक ने अपनी पढ़ाई के बारे में भी विस्तार से लिखा है। उन्होंने बहुत सारी अंग्रेजी की किताबों पढ़ी है। गौतम बुद्ध का प्रभाव इसी समय लेखक पर हुआ होगा। जिस तरह गौतम बुद्ध घर छोड़कर ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, वैसे ही लेखक भी ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से बाहर जाना चाहते थे। 9वीं कक्षा की छुट्टियों में लेखक की एक यादगार घटना उन्होंने बताई है। लाल बहादुर सिंह नामक एक हाई स्कूल छात्र से उनकी दोस्ती हो जाती है। उनके घर पर एक घोड़ा पाला जाता था। लेखक को वे हमेशा इक्के पर बिठाकर
घुमाता था। लाल बहादुर की एक बुरी आदत भी थी, वे कम उम्र में शराब पीने लगे थे। दोस्ती का असर ऐसा हुआ कि लेखक को भी उन्होंने एक दिन शराब पिलाई। जब लेखक शराब पीकर नशे में घर आते हैं तो घर वाले नाराज हो जाते हैं। लाल बहादुर के सामने कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन सुबह नशा उतरने के बाद लेखक को घर वालों का सामना करना पड़ता है। लेखक मन ही मन यह ठान लेते हैं कि आगे भविष्य में कभी शराब नहीं पिएंगे। गर्मी की छुट्टियां समाप्त होने के बाद 1963 में कक्षा 10वीं की पढ़ाई शुरू हो गई थी। घर वालों के विरोध के बावजूद लेखक सुबह खाली पेट स्कूल जाने लगे। लेखक का संयुक्त पारिवारिक जीवन सिर्फ लेखक के लिए व्यक्तिगत भोजन की व्यवस्था करना जो असंभव था। लेखक की माँ रात को आधा पेट खाना खाकर लेखक के लिए कुछ खाने के लिए रखती थी। माँ के इस त्याग को देखकर लेखक सुबह रो पड़ते थे। इस कारण वे अत्यधिक दुखी रहने लगते थे। घर का वातावरण दूषित हो चुका था। लेखक को गालियों से संबोधन किया जाता था। स्कूल से शाम को आने के बाद काम लगाया जाता था। रात को दिया जलाकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। कभी कभी तो तेल मिलना बंद होने से रात को भी वे पढ़ नहीं पाते थे। स्कूल में मिश्रित वातावरण था। कुछ प्राध्यापक लेखक के साथ सम्मान से पेश आते थे, किंतु सवर्ण छात्र लेखक से नफरत करते थे। उनका मानना था कि लेखक ही क्यों सवालों के जवाब पहले देता है। उन दिनों हाई स्कूल की परीक्षा का रिजल्ट बहुत कम लगता था। 35% छात्र पास होते थे। लेखक के इस संकट के अवसर पर उनकी कक्षा के चिंतामणि सिंह छात्र मिले, जिन्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए लेखक जाने लगे। पढ़ाने के बाद रात का खाना वही खाकर सोते थे। चिंतामणि सिंह पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर थी, इस कारण उनको सभी विषयों का ट्यूशन देना पड़ता था। रात को खाना मिलने के कारण लेखक के माँ को पेट भर खाना मिलने लगा था। इसका बड़ा सुख उन्हें था। अब लेखक की दिनचर्या बन चुकी थी। रोज रात को चिंतामणि सिंह घर जाकर दिन में जो पढ़ाया वही उन्हें समझाने लगे थे। दिन महीने बीतने लगे और 10वीं कक्षा की फाइनल की परीक्षा नजदीक आ गई थी। परीक्षा फीस 30 रुपए थी। घर वाले दे नहीं पा रहे थे। उनके स्कूल के एक अध्यापक सुग्रीव सिंह ने लेखक की फीस जमा करवा दी थी। परीक्षा का केंद्र लेखक के स्कूल से 12 किलोमीटर पर स्थित था। परीक्षा होने तक वही 1 महीना रहना था। कॉलेज में क्षत्रियों का बोलबाला था, मारपीट के लिए कुख्यात था। चंद्रसेन परीक्षा केंद्र पर दलित छात्रों के साथ जातीय हिंसा होती थी। दलित छात्रों को अकारण पीटा जाता था, जिस वजह से दलित छात्र परीक्षा से वंचित रहते थे। चिंतामणि सिंह ने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया था, लेकिन वहां दलित छात्रों को प्रवेश बंद था। इस कारण लेखक उन्हें पढ़ाने नहीं जा पा रहे थे। खाने पीने का भी इंतजाम ऐसा जो किया गया था। पिताजी ने उधार मांगकर 10 रुपए दिए थे। माँ ने मटर की दाल और आटा भी साथ में दिया था। वहाँ कुछ छात्रों ने लेखक के साथ गाली गलौज और मारने की धमकी दी। इस कारण वे चिंतामणि सिंह को पढ़ा नहीं पाए। डर तो उन्हें या उनके मन में बहुत बैठ गया था, किंतु वहाँ के दलित बस्ती के लोगों ने लेखक की मदद की और वे परीक्षा अच्छी सी दे पाए थे। परीक्षा हुई, लेकिन उसके बाद भी आगे की पढ़ाई की कोई आशा उनमें नहीं थी। गांव के नजदीक कोई इंटर कॉलेज नहीं था। छुट्टियों में फिर से लेखक के पिता ने उन्हें काम पर लगा दिया था। बीच बीच में दलित बस्ती के बारातों में शास्त्रार्थ के लिए भी उनकी मांग बढ़ गई थी। लेखक को परीक्षा फल का इंतजार था, साथ में डर था कि परीक्षा परिणाम अच्छा आएगा कि नहीं। आजमगढ़ के लिए जब वे परीक्षा का परिणाम देखने निकले हैं तो रास्ते में उनका सहपाठी मिलता है, तो उन्हें अच्छा परिणाम आने की बधाई देता है। लेखक प्रथम श्रेणी में पास हो जाते हैं, किंतु चिंतामणि सिंह फेल हो जाते हैं। परीक्षा के दिनों में उनको ट्यूशन न दे पाने का असर और उनका अंग्रेजी विषय रह जाता है। गांव के पंडित लोग भी बधाई देने के लिए लेखक के घर पर आते हैं। सवर्ण पंडितों में दलित छात्र आगे बढ़ गया था। लेखक को आगे की पढ़ाई करने के लिए आजमगढ़ जाना था। घर से भागना आसान नहीं था, रहने खाने का इंतजाम भी करना था। लेखक का एक मामा राम खिलावन, जो उन्हें आजमगढ़ के एक प्रसिद्ध DAV कॉलेज का पता बताते हैं और हॉस्टल की व्यवस्था करने के लिए मिलने को कहते हैं। उन दिनों वजीफा यानी स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन वह भी 6 महीने के बाद। शुरू के 6 महीने का खर्च उन्हें स्वयं करना था। फिर एक बार संकट मोचक के रूप में उनके हिंदी के अध्यापक जो सुग्रीव सिंह ने उन्हें 30 रुपए की मदद की।
और भविष्य में कुछ मदद चाहिए तो जरूर मिलना, यह भी कहा था। लेखक गृह त्याग करना चाहते थे। कभी कभी लेखक को लगता था कि दादी के वे सिक्के लेकर भाग जाए। दादी तो उन्हें मांगने पर दे ही देती, लेकिन घर से भागकर जाने नहीं देती। लेखक जाने की तैयारी करते हैं। घर के एक पुराना बक्से को छुपाकर वे जाकर नटिनिया की झोपड़ी में रखते हैं। उस बक्से में रामचरितमानस गीता को रख देते हैं। साथ में हाई स्कूल की मार्कशीट भी थी। साथ ही कुछ खाने का सामान लेकर वे चुपके से आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। नटिनिया जो उसे रोकना चाहती थी या रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन वे रुकते नहीं है, आगे बढ़ते रहते हैं। मुर्दियाँ पीछे छूटने लगी, साथ ही लेखक के घरवाले और उनकी ढेर सारी यादें भी। लेखक अपने उम्र के 15वें साल में घर से भाग जाते हैं। आजमगढ़ के लिए रवाना तो हुए, लेकिन आगे की मुसीबतें ही मुसीबतें थी। रहने खाने का भी यहाँ प्रश्न था। अंबेडकर छात्रावास नामक हॉस्टल में लेखक को दाखिला करवाने के लिए उनके चचेरे मामा इंतजार कर रहे थे। दूसरे दिन जाकर 11वीं में उनका दाखिला DAV कॉलेज में किया जाता है। 4 दिन में कक्षाएं भी शुरू हो जाती है। यह कॉलेज तत्कालीन समय में RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में शामिल था। धर्म के नाम पर हमेशा वहां पर दंगे फसाद खून खराबा होता था। इस कारण मुसलमान लोग उस कॉलेज से बहुत डरते थे। अंबेडकर हॉस्टल की व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों का परिणाम था। जो दलित छात्रों के या छात्रों को मुफ्त में किया जाने वाली वो जो व्यवस्था थी, तत्कालीन हॉस्टलों का नज़ारा ही कुछ और था। मैनेजर लोग महाभ्रष्ट होते थे, मुफ्त में होकर भी घूस लेते थे। हॉस्टल के अंदर भोजनालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकारी नियमों के अनुसार इसका प्रावधान था। इसमें रहने वाले छात्र आपस में पैसे इकट्ठा करके मेस चलाते थे। जिसका राशन समाप्त हो जाता था, उसका मेस पर खाना बंद हो जाता था। सभी बहुत गरीब परिवार से थे। कुछ छात्र खाना बनाकर खाते थे। लेखक का भी वही हाल होता था। कभी कभार भूखे पेट भी सो जाना पड़ता था। हॉस्टल के सामने पकौड़ी की दुकान पर जाकर कभी उधार तो कभी नगद लेकर पकौड़ियों पर गुजारा करना पड़ता था। जो भी दलित छात्रों को मुआवजा मिलता था उस पर गुजारा करना होता था। वह भी बहुत देर से मिलता था। आर्थिक परेशानी से लेखक को गुजरना पड़ा था। शिक्षा अर्जित करने के लिए लेखक ने अनेकों संघर्षों का सामना किया है और लेखक का पहला साल आजमगढ़ में मुश्किलों से बीता था। दूसरे साल थोड़ी राहत मिली थी। पढ़ाई के प्रति लेखक की लगन ही थी जो उन्हें भूखा रहकर भी पढ़ने के लिए विवश कर रही थी। आगे की पढ़ाई के लिए वे भी सोचते हैं। 2.5 महीने छुट्टियों में पैसा कमाकर पढ़ाई करना चाहते थे। फाइनल की परीक्षा होने के बाद वे तुरंत कलकत्ता जाने के लिए रवाना होते हैं। अपने घर से पहली बार भागने की स्थिति उनको याद आ जाती है। यही पर इस आत्मकथा का पहला खंड समाप्त हो जाता है। इस आत्मकथा में से जो निष्कर्ष निकलते हैं वे निष्कर्ष इस तरह है। दलित लोगों का अपना निजी जीवन संघर्ष है। समाज में पिछड़ा हुआ वर्ग जो दलित वर्ग है, उस वर्ग का अत्यंत बारीकी से वर्णन लेखक ने किया है। अशिक्षित, अंधविश्वासी, भूत पिशाच पर जो एक कथा इसमें आती है, बहुत सारी कथाएं आती है, लेकिन मुख्य रूप से एक लेखक की कथा हम इसमें कह सकते हैं। लेखक का पारिवारिक संघर्ष है, शिक्षा के लिए किया गया संघर्ष है उनका, लोक कला, लोक संस्कृति, लोक गीतों का चित्रण है, दलित वर्ग की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का भी चित्रण है और छुआछूत अंधश्रद्धा का ज़्यादा बोलबाला इस आत्मकथा में दिखाई देता है। अकाल महामारी के दिनों में दलित बस्ती की जो दशा रही है, इसका भी चित्रण लेखक ने अपनी इस आत्मकथा में किया है। ठीक है, तो यहाँ पर यह आत्मकथा समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।